आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बहुत ही खास नजरिए से। हमारे पास जो किताब है वो कोई कोई आम जीवनी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे लिखा है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने। हाँ। और ये बात मतलब इस पूरी कहानी को एक नया आयाम देती है। ये किताब सिर्फ इतिहास बताने के लिए नहीं लिखी गई थी। सही। इसका मकसद था 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के लोगों में राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान जगाना। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ शिवाजी के जीवन की घटनाओं को जानना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक इतने बड़े नायक ने शिवाजी की कहानी को किस तरह देखा और क्यों पेश किया। बिल्कुल। तो चलिए उनके वंश की जड़ों से लेकर उनके शुरुआती कारनामों और बड़े संघर्षों की इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं किताब के लिखने के मकसद से ही। लाला लाजपत राय ने एक बहुत लंबी भूमिका लिखी है जिसे उन्होंने विज्ञप्ति कहा है। हाँ। वो इस भूमिका के जरिए क्या क्या मंच तैयार कर रहे हैं? वो एक बहुत बड़ा और जरूरी तर्क सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीयों को जो इतिहास पढ़ाया गया है, खास तौर पर मुस्लिम और पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा, वो अक्सर पक्षपाती रहा है। अच्छा। वो इस धारणा को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं कि हिंदू हमेशा से दबे कुचले और कायर थे। इसके लिए वो महाराणा प्रताप से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक कई नायकों का जिक्र करते हैं। मतलब ये किताब सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि अपने आप में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक बयान है। एकदम। ये इतिहास को दोबारा अपने नजरिए से लिखने की एक कोशिश है। एकदम सही। और इसी कोशिश में उनके लिए शिवाजी हिंदू प्रतिरोध और स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरते हैं। अब शिवाजी की कहानी पर आते हैं। किताब उनके वंश को बहुत महत्व देती है और बताती है कि वो कोई साधारण जागीरदार के बेटे नहीं थे। हाँ, इस पर बहुत जोर दिया गया। उनके वंश को कहाँ से जोड़ा गया है? किताब उनके पिता शाहजी भोसले के वंश को उदयपुर के महान सिसोदिया राजपूतों से जोड़ती है। यानी महाराणा प्रताप के वंश से। बिल्कुल। और उनकी माँ जीजाबाई के वंश को देवगिरी के प्राचीन यादव राजाओं से। ऐसा करके लाला लाजपत राय शिवाजी को एक मामूली विद्रोही के बजाय एक उच्च कुल के क्षत्रिय राजकुमार के रूप में स्थापित करते हैं, जो अपने पुरखों की विरासत को वापस लेने के लिए लड़ रहा है। हाँ। और उनके माता पिता के विवाह की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जैसा किताब में बताया गया है। अच्छा। वो सिर्फ एक तय किया हुआ रिश्ता नहीं था, वो किस्सा बहुत नाटकीय है। बताइए। कहानी कुछ यूं है कि शाहजी जब बच्चे थे तो होली के दिन अपनी माँ के साथ जीजाबाई के पिता यादव राव के घर गए थे। वहाँ हंसी मजाक में यादव राव ने अपनी बेटी जीजाबाई की तरफ इशारा करके पूछा, क्यों, क्या तुम इसे अपना पति बनाओगी? और फिर मेहमानों से कहा, देखो ये क्या अच्छी जोड़ी है। और शाहजी के पिता मालोजी भोसले ने इस मजाक को सच मान लिया। उन्होंने इसे एक वचन के तौर पर ले लिया और तुरंत कहा, आप सब लोग गवाह हैं, आज से ये लड़की मेरे घर की बहू हुई। लेकिन यादव राव तो उस समय ज्यादा शक्तिशाली थे, वो खुश नहीं हुए होंगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब मालोजी को जमीन में गड़ा एक बड़ा खजाना मिला। अच्छा। जिससे उनकी ताकत और हैसियत बहुत बढ़ गई। इसके बाद दरबारियों ने बीच बचाव करके ये शादी करवा दी। तो ये पूरी कहानी एक तरह से शिवाजी के जन्म से पहले की नींव तैयार करती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि शिवाजी के बचपन ने ही उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी थी। किताब में एक बहुत प्रभावशाली किस्सा है जब वो बच्चे थे और अपने पिता के साथ बीजापुर के सुल्तान के दरबार में गए। हाँ, और वहां उन्होंने सुल्तान के सामने सिर झुकाकर सलाम करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। जब उनके पिता ने नाराज होकर वजह पूछी तो बालक शिवाजी का जवाब था कि वो इस व्यक्ति को सलाम नहीं कर सकते जो उनके धर्म और उनके लोगों का दुश्मन है। तो ये कहानी चाहे सच हो या एक किंवदंती, उनकी सोच को बहुत कम उम्र में ही जाहिर कर देती है। बिल्कुल। और इस सोच को बनाने में उनकी माँ जीजाबाई और उनके गुरु दादाजी कोंडदेव का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, उनका जिक्र तो आता ही है। निश्चित रूप से। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाकर उनके अंदर धर्म और राष्ट्र के प्रति एक जुनून पैदा किया। वहीं दादाजी कोंडदेव ने उन्हें एक बेहतरीन प्रशासक और योद्धा बनाया। किताब में बताया गया है कि कोंडदेव ने पुणे की जागीर का प्रबंधन इतनी अच्छी तरह से किया कि खेतीबाड़ी में बहुत तरक्की हुई। और उन्होंने मावली लोगों को भी तैयार किया था। हाँ, मावली नाम की पहाड़ी आबादी को शिवाजी की सेवा में लगा दिया,
जो बाद में उनके सबसे वफादार और खतरनाक सैनिक साबित हुए। ये दिलचस्प है। मतलब एक ही जागीर में दो अलग-अलग विचारधाराएं थीं। कैसे? एक तरफ कौंडदेव थे, जो व्यवस्था और स्थिरता चाहते थे, और दूसरी तरफ शिवाजी, जो उस व्यवस्था को ही चुनौती देना चाहते थे। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो गई, सिर्फ 19 साल की उम्र में। हाँ, उन्होंने अपना पहला किला तोड़ना जीत लिया, और वो भी बिना एक भी तलवार चलाए। ये सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि स्मार्ट रणनीति का कमाल था। उन्होंने किलेदार से जान पहचान बनाई और उसे बातों बातों में किला सौंपने के लिए राजी कर लिया। और फिर किस्मत ने भी उनका साथ दिया। हाँ, उन्हें उसी किले में मुगलों का छिपा हुआ खजाना मिला। उस पैसे से उन्होंने हथियार खरीदे और एक नया और भी मजबूत किला राजगढ़ बनवाया। किताब के मुताबिक दादाजी कोंडेव शुरू में शिवाजी के इन कामों से बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि ये बीजापुर सल्तनत से सीधी दुश्मनी होगी। सही, लेकिन जब उन्होंने अपनी मृत्युशैया पर शिवाजी की आंखों में वही आग और दृढ़ संकल्प देखा, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, धीरज के साथ स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहना, धर्म, गौ ब्राह्मण और अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो एक तरफ उनके गुरु का यह उपदेश था, और दूसरी तरफ बीजापुर की सल्तनत शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को खतरे की तरह देख रही थी। हाँ, और उन्होंने इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए अपने सबसे क्रूर सेनापति को भेजा, अफजल खान। हाँ, अफजल खान कोई मामूली सिपाही नहीं था। वो एक विशालकाय, बेहद ताकतवर और क्रूर सेनापति था। उसने दरबार में कसम खाई थी कि वो शिवाजी को पकड़कर जंजीरों में घसीटते हुए बीजापुर लाएगा। और किताब में जो मराठा संस्करण है, वो बताता है कि खान का इरादा शुरू से ही धोखा देने का था। बिल्कुल, वो रास्ते में पड़ने वाले तुलापुर और पंढरपुर जैसे पवित्र हिंदू मंदिरों को तोड़ता हुआ आया, ताकि शिवाजी गुस्से में आकर खुली लड़ाई के लिए बाहर निकलें। हाँ, लेकिन शिवाजी एक चतुर रणनीतिकार थे। वो जानते थे कि खुले मैदान में खान की विशाल सेना से जीतना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने प्रतापगढ़ के घने जंगलों और पहाड़ों में अपनी जगह चुनी। और फिर खान ने बातचीत के लिए अपना एक दूत भेजा, और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। सही कहा। खान ने गोपीनाथ नाम की ब्राह्मण दूत को शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी ने उस दूत से अकेले में मुलाकात की और उसे उसके धर्म की सौगंध देकर सच बताने को कहा। अच्छा। किताब के अनुसार उस ब्राह्मण ने शिवाजी को अफजल खान की पूरी साजिश बता दी कि खान का असली इरादा मुलाकात के बहाने शिवाजी को पकड़ना या मार डालना है। तो खान का अपना ही दूत उसके खिलाफ हो गया। शिवाजी ने फिर इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने पूरी तैयारी की। उन्होंने मिलने की जगह ऐसी चुनी जहां उनकी सेना छिपी रह सके, और खुद उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहना, सिर पर भी एक टोपी के नीचे कवच छिपाया। और हथियार भी रखे थे। हाँ, 2 खतरनाक हथियार रखे, एक बाघ नख जो हाथ में छुपाया जा सकता था और शेर के पंजों की तरह तेज था, और एक बिछुआ नाम की कटार। इसका मतलब वो हर हाल के लिए तैयार थे। बैठक का दृश्य किताब में बहुत नाट्य ढंग से बताया गया है। हाँ, लाला लाजपत राय उस क्षण का वर्णन ऐसे करते हैं, जब दोनों मिले तो अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी को अपनी बगल में दबाकर उनकी गर्दन तोड़ने की कोशिश की, और साथ ही कटार से वार भी किया। बिल्कुल, अपनी छिपी हुई कटार से उनकी पीठ पर वार किया, लेकिन कवच की वजह से शिवाजी बच गए। जैसे ही उन्हें धोखे का एहसास हुआ, उन्होंने पलक झपकते ही अपने बाएं हाथ में पहने बाघ नख से खान का पेट फाड़ दिया। लेकिन कई इतिहासकार इसे शिवाजी की तरफ से किया गया धोखा मानते हैं। लाला लाजपत राय इस आरोप का जवाब कैसे देते हैं? वो इस बात का जोरदार खंडन करते हैं। वो तर्क देते हैं कि यह धोखा नहीं, बल्कि एक धोखेबाज दुश्मन के खिलाफ आत्मरक्षा में किया गया एक सोचा समझा जवाबी हमला था। वो सवाल करते हैं। हाँ, वो सवाल करते हैं कि अफजल खान जैसा क्रूर दुश्मन जो मंदिरों को तोड़ता हुआ आ रहा था, वो बिना किसी बुरे इरादे के अकेले शिवाजी से मिलने क्यों आएगा? तो उनके लिए ये शिवाजी की दूरदर्शिता और बहादुरी का सबूत था, ना कि धोखेबाजी का। बिल्कुल। अफजल खान की हार के बाद बीजापुर सल्तनत तो हिल गई होगी, और अब शिवाजी का नाम दिल्ली तक पहुंच गया। हाँ, अब मुगल बादशाह औरंगजेब का ध्यान शिवाजी की तरफ गया। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1 लाख से भी ज्यादा की विशाल सेना देकर दक्षिण भेजा। शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया, और शिवाजी का अपमान करने के लिए वो उसी लाल महल में रहने लगा जहां शिवाजी का बचपन बीता था। पूना पर कब्जा करके शाइस्ता खान का उसी लाल महल में रहना, ये तो सीधे सीधे शिवाजी को उकसाना हुआ। बिल्कुल,
इतनी बड़ी मुगल सेना के बीचों बीच हमला करने का ख्याल भी किसी के मन में कैसे आ सकता है? ये शिवाजी के सबसे साहसी कारनामों में से एक है। उन्होंने एक हैरान कर देने वाली योजना बनाई। क्या योजना थी? वो अपने कुछ 400 चुनिंदा मावली सैनिकों के साथ एक बारात का हिस्सा बनकर पूना शहर में दाखिल हो गए। क्योंकि बारात के लिए इजाजत पहले से ली हुई थी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। मतलब उन्होंने मुगल सुरक्षा व्यवस्था को ही चकमा दे दिया। बिल्कुल। और फिर आधी रात को जब खान और उसके सैनिक सो रहे थे, शिवाजी और उनके लोग महल में घुस गए। वो उस महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्होंने रसोई की तरफ से दीवार में एक छोटा सा रास्ता बनाया। अंदर घुसते ही उन्होंने कोहराम मचा दिया। शिवाजी सीधे शाइस्ता खान के सोने के कमरे में पहुंचे और उस पर हमला कर दिया। और इतनी बड़ी मुगल सेना के बीच से वो निकल कैसे पाए? भगदड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर शाइस्ता खान घबराकर खिड़की से कूदकर भागने लगा। तभी शिवाजी की तलवार के वार से उसकी उंगलियां कट गईं। सिर्फ उंगलियां? हाँ। और इस अफरा तफरी में शिवाजी और उनके सैनिक जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते से निकलकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। और किताब में एक और मजेदार बात बताई गई है कि जब वो कुछ मील दूर सिंगड़ के किले पर सुरक्षित पहुंच गए, तो उन्होंने मशालें जलाईं। मानो वो भ्रमित और अपमानित मुगल सेना का मजाक उड़ा रहे हों। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये तो सीधे मुगल सत्ता के गुरूर पर चोट थी। अपने ही महल में जहां शिवाजी बड़े हुए थे, वहां घुसकर औरंगजेब के मामा को अपमानित करना, इसका मनोवैज्ञानिक असर तो सेना के मनोबल पर बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। इस घटना ने शिवाजी को एक किंवदंती बना दिया। लेकिन सिर्फ ऐसे हमलों से राज नहीं चलता। राज चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। सही। और शिवाजी ने इसका भी इंतजाम किया। उन्होंने सूरत पर हमला किया, जो उस समय मुगलों का सबसे अमीर बंदरगाह और व्यापार का बड़ा केंद्र था। तो सूरत पर हमला सिर्फ खजाना इकट्ठा करना नहीं था? नहीं, ये मुगलों के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र पर हमला था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यापार को सीधी चुनौती मिली। और इसी दौरान उन्होंने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने अपनी नौसेना बनाई? हाँ, उन्होंने अपनी नौसेना बनाई। उस समय भारत की ज्यादातर शक्तियां जमीन पर लड़ती थीं। समुद्र पर अपनी ताकत बनाकर शिवाजी ने कोंकण तट पर अपना दबदबा कायम किया और पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों जैसी यूरोपीय शक्तियों को भी एक संदेश दिया। तो शिवाजी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। औरंगजेब को अब समझ आ गया होगा कि शाइस्ता खान जैसे सेनापति से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब औरंगजेब ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उसने अपने सबसे काबिल और शक्तिशाली सेनापति आमेर के राजपूत राजा मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। और ये औरंगजेब की एक बहुत सोची समझी चाल थी, एक हिंदू को दूसरे हिंदू के खिलाफ खड़ा करना। हाँ, और किताब के मुताबिक ये शिवाजी के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। किताब में एक सपने का जिक्र है, जिसमें देवी भवानी शिवाजी से कहती हैं कि जय सिंह के खिलाफ लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो भी एक हिंदू है और देवी का भक्त है। बिल्कुल। ये कहानी शिवाजी के संघर्ष को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि एक दुखद आंतरिक संघर्ष के रूप में दिखाती है, जिसे औरंगजेब ने रचा था। इस टकराव का नतीजा क्या हुआ? जयसिंह ने अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ पुरंदर के किले को घेर लिया। किताब में इस लड़ाई का बड़ा मार्मिक वर्णन है। किले का कमांडर दिलेर खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने बारूद की सुरंग लगाकर किले की एक दीवार उड़ा दी। मुगल सैनिक अंदर घुस आए। ये देखकर किले के मराठा वीरों का खून खौल उठा और उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। हाँ, किले के कमांडर, जिसका नाम किताब में बाजी प्रभु बताया गया है, उसने अपने साथियों के साथ ऐसा जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। दिलेर खान ने देखा कि जब तक ये कमांडर जिंदा है, जीतना नामुमकिन है, तो उसने तीरों की बौछार करवा दी। हाँ, और एक तीर बाजी प्रभु की छाती में लगा और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके बलिदान के बाद भी मराठे तब तक लड़ते रहे जब तक खुद शिवाजी ने उन्हें रुकने का संदेश नहीं भेजा। तो इस लड़ाई के बाद पुरंदर की संधि हुई, जो शिवाजी के लिए एक बहुत बड़ी हार लग रही थी। ऊपरी तौर पर तो ये हारी थी। संधि की शर्तें बहुत कठोर थीं। शिवाजी को अपने 23 किले और बहुत सारा इलाका मुगलों को सौंपना पड़ा। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ, लेकिन यहीं पर शिवाजी का राजनीतिक कौशल सामने आता है। उन्होंने इस सैन्य हार को एक राजनीतिक अवसर में बदल दिया। कैसे? वो औरंगजेब से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हो गए, ये जानते हुए कि एक बड़ा खतरा है। उन्होंने लड़ाई का मैदान पुरंदर के किले से बदलकर मुगल दरबार में शिफ्ट कर दिया। तो इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो हमें क्या समझ में आता है?
एक ऐसे नेता की तस्वीर उभरती है जो गहरा धार्मिक है, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार है और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का एक जीता जागता प्रतीक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लाला लाजपत राय द्वारा बताई गई ये कहानी अपने समय यानी 20वीं सदी की शुरुआत में क्या काम करने के लिए थी। ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है। नहीं, ये उस दौर के भारतीयों में आत्मसम्मान और आजादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा करने का एक साधन थी। लेखक का मकसद शिवाजी के जीवन के जरिए ये संदेश देना था कि अगर इरादे मजबूत हों और रणनीति सही हो तो बड़े से बड़े दुश्मन के खिलाफ भी लड़ा जा सकता है और अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। ये किताब शिवाजी द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों का विस्तार से वर्णन करती है। गुरिल्ला युद्ध, मनोवैज्ञानिक हमले, सर्जिकल स्ट्राइक और रणनीतिक धोखा, ये सब उनके समय के लिए बहुत ही अपरंपरागत तरीके थे। तो सोचने वाली बात यह है कि इतिहास में हम कितनी बार देखते हैं कि सफल क्रांतिकारी और राष्ट्र निर्माता अक्सर वही लोग होते हैं जो स्थापित नियमों को तोड़ने और कुछ नया करने का साहस दिखाते हैं।